हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं किरचॉफ लॉ, जो ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है। उस टाइम के अगर रिगार्डिंगली हम बात करें तो काफी बढ़िया टॉपिक है। इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट फाइंड करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली करंट फाइंड करना। ओके, कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अवेलेबल है तो उसमें करंट फाइंड करने में सिर्फ ओम्स लॉ लगाते तो वहां पर बहुत दिक्कत आती थी। ओके, तो वही दिक्कत यहाँ पर किरचॉफ लॉ के जरिए सोल्व हो जाती है। तो आज हम ये किरचॉफ लॉ भी स्टडी करेंगे और उसके बेस सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ स्टार्ट करने से पहले और एक दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि लाइक मैं अभी कोई सर्किट बना रहा हूँ बच्चों, मान लो कि ये मैंने सर्किट बना दी। यहाँ पर अगेन कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहां पर भी बैटरी है। चलो, बहुत ही अजीब और गरीब सर्किट मैंने बना दी। ये E3, हियर इट्स R1, R2, R3 और मान लो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसमें अगर हमें करंट फाइंड करना हो डायरेक्टली तो फिर आ जाएगा। ओके, मतलब कि बहुत मुश्किल होगा। ऐसे काइंड की सर्किट में किरचॉफ लॉ बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे होता है वही हम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स है वो आपको मालूम होने चाहिए कि लाइक फर्स्ट है नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है? तो जो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें दी गई है वो पूरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेटवर्क। ओके, ग्रुप ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स एंड बैटरीज कनेक्टेड टुगेदर, देन इट इज कंसिडर्ड एज नेटवर्क। ओके, तो इसको हमने बोल दिया नेटवर्क। नाउ दूसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है बच्चों जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? इसको आप सिंपली रेलवे स्टेशन का जंक्शन से कंसीडर करो कि लाइक आप जब भी बोलोगे तो अहमदाबाद जंक्शन बोलते हो या आप। ओके, जनरली कोई भी रेलवे स्टेशन है उसमें कुछ कुछ स्टेशन को ही हम जंक्शन बोलते हैं, बाकी स्टेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट जंक्शन एंड स्टेशन? वो आप सोचोगे तो ये जंक्शन मालूम पड़ जाएगा कि स्टेशन होता है वहां पर क्या होता है कि एक या दो रास्ते से गड्डी आती है और जाती है, लेकिन जहां पर भी हम बोलेंगे कि ये जंक्शन है वहां पर मोर देन 2 वे से ट्रेन आती है और जाती है, मोर देन 2 डायरेक्शन से ट्रेन आती है और जाती है। लाइक अहमदाबाद जंक्शन की बात करें तो मुंबई की साइड से भी ट्रेन आएगी, राजस्थान की साइड से भी ट्रेन आएगी और राजकोट साइड से भी जाएगी। तो वहां पर क्या हुआ, ट्रेन दो या उससे ज्यादा रास्तों से आ रही है उस जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करें तो जंक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट, लाइक ये ए पॉइंट बोल रहा हूं मैं, तो ये जंक्शन है को, क्योंकि यहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर्स मिल रहे हैं। ओके, सो इट्स नथिंग बट अ पॉइंट एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स आर मेट। ओके, डेफिनेटली कंडक्टर मिल रहे हैं तो करंट भी फ्लो होने वाला है। ओके, मतलब कि यहां पर ट्रांजेक्शन कुछ होने वाला है, करंट का हो या फिर वोल्टेज वहां से कुछ डिवाइड हो रहा हो सकता है। ओके, सो जंक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर मिल रहे हैं उसको हम जंक्शन बोलेंगे। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, काफी बेसिक चीजें आपको थियरी की कोई भी बुक में मिल जाएगी ये चीजें कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ जंक्शन के बाद में और एक चीज हम डिस्कस करें तो लूप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, लूप कंसीडर करना। तो लूप आप अपने तरीके से कंसीडर कर सकते हो। लाइक मैं बोल दूं कि ये ABCDEF है, तो लूप किसको बोलते हैं? वन कंप्लीट क्लोज पाथ को हम लूप बोलेंगे। मतलब कि मान लो मैंने ए से शुरू किया, बी गया, सी गया, डी गया, वापिस ए पर आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। मतलब ABCDE, ओके, क्लोज्ड पाथ बन रहा है हमारा ट्रैवलिंग का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लो, तो हम मोरबी टू गए, यहाँ पर मुंबई, मुंबई से गए दुबई, दुबई से गए वापिस दिल्ली, दिल्ली से आए मोरबी, तो ये क्या हुआ? क्लोज लूप क्रिएट हो गया। ओके, इस सारे कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करो तो क्या बनेगा? लूप बनेगा। तो क्लोज लूप क्या है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया वापस उस जगह पर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप। ओके, और इसके अलावा आपको कौन सा लूप दिख रहा है? तो आप ये भी लिख सकते हो FEDA। ओके, इसको ये एक और लूप हो गया FEDA। अब आप सोच रहे हो कि सर हम AFEDA ले रहे हैं, अगर हम ADEF ले तो चलेगा। इट्स योर चॉइस कि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग आपको क्लॉकवाइज कंसीडर करना है या एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना है। किरचॉफ लॉ की खासियत क्या है मालूम है बच्चों? कि इसमें आप अपने तरीके से रास्ता चुन सकते हो कि आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो। ओके, सो ये इसके लिए एक अच्छी चीज है कि इतना ज्यादा भी याद नहीं रखना, लेकिन जो रूल याद रखोगे वो 100% रखना है।
ये भी जरूरी है। ओके, सो ये बच्चों अभी हमने क्या देखा इन लूप। नाउ एक और चीज रह गई इसमें, चलो डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वन, दैट इज ब्रांच। सो बच्चों ब्रांच किसे बोलते हैं? तो पेड़ में पूरा पेड़ है, उसमें ब्रांच किसको बोलते हैं? कोई एक डाली होती है उसकी, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रांच। तो सिमिलरली ये पूरा नेटवर्क है, उसमें ब्रांच किसको बोलते हैं? तो दो पॉइंट के बीच में जितना भी झमेला हो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। लाइक बी टू सी के बीच में जो भी झमेला है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। मतलब बी टू सी को हम ब्रांच बोल सकते हैं, ए टू डी को हम ब्रांच बोल सकते हैं, एफ टू ई को भी हम ब्रांच बोल सकते हैं। सो ब्रांच दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ रजिस्टर एंड ईएमएफ बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। कि हमारे पास जो दो गिवन पॉइंट्स है उसके बीच में कितना ईएमएफ, कितना रेजिस्टेंस है, कितना जमेला है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। ओके, सो इट इज द फोर टर्म्स विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉर किरचॉफ लॉ। ओके, ये चार टर्म्स तो आपको मालूम होने ही चाहिए। तो अब यहां से किरचॉफ जी ने दो लॉ दिए बच्चों। कौन से दो लॉ दिए? लेट अस डिस्कस। कि पहला रूल दिया किरचॉफ जी ने करंट रूल। कौन सा दिया? किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट रूल। ओके, करंट लॉ, जिसको हम प्यार से ऐसे भी बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो काफी बेसिक चीज है बच्चों, आपको कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये O पॉइंट है, यहां से करंट आया, मैंने बोल दिया 5 एम्पियर। मान लो कि मैंने बोला यहां से 3 एम्पियर आया, तो आप ही मुझे बताओ कि मैं अगर यहां पर दिखाऊं कि ये दो रास्तों से करंट जा रहा है तो जाएगा कितना टोटल? तो 5 + 3 आया, तो हो सकता है कि मैं बोल दूं कि इसमें यहां पर 2 एम्पियर गया, तो यहां पर कितना जाएगा बच्चों? 6 एम्पियर। नहीं समझे? तो सिंपल सी चीज, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। ओके, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। मतलब जंक्शन ये है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एट द गिवन पॉइंट ऑफ जंक्शन नेट चेंज इन करंट, नेट समेशन ऑफ करंट, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट इज 0। जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम करंट का क्या होगा? 0 होगा। तो इसको अगर प्यार से लिखे कि मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 फिर I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर आपने इन दोनों को माइनस का को लिया, तो थोड़ा सा सोचो कि ये इनकमिंग करंट था, तो अगर मैं उसको प्लस बोल रहा हूं तो आउटगोइंग को मुझे क्या बोलना पड़ेगा? माइनस। अगर ये समझ में नहीं आए तो बच्चों आपको ये तो आ ही जाएगा कि मैंने 8 एम्पियर भेजा है, तो निकलेगा कितना? O के बाहर 8 एम्पियर। मतलब ये लिख सकता हूं इट्स नथिंग बट I3 प्लस I4। ओके, मतलब कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट द गिवन जंक्शन पॉइंट इज 0। क्या है ये? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट द गिवन जंक्शन इज ऑलवेज 0। आप उसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसा है दूसरा तरीका? कि नेट इनकमिंग करंट एट द गिवन पॉइंट ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब आप यहां पर एक और चीज समझ लो कि इनकमिंग करंट को अगर मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूं तो आउटगोइंग को मुझे क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर इनकमिंग को नेगेटिव साइन दे रहा हूं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव देंगे। इट्स आवर कन्वेंशन। ओके, ये हमारा कन्वेंशन। सो इट्स व्हाट? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां पर हम एक और चीज बोल सकते हैं कि किरचॉफ लॉ है वो करंट लॉ है, वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां पर होने वाला है। क्यों? मान लो कि गिवन टी टाइम में मैंने यहां पर 100 कूलम चार्ज भेजा 1 सेकंड में, तो बाहर भी कितना निकलेगा? 100 कूलम निकलेगा। मतलब कि इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एकेडमिक के लिए और बुचकेट के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके रिगार्डिंगली इक्विवेलेंट है? तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट है। ओके, कि यहां पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहेगा? मैं अगर 100 कूलम दूंगा तो बाहर भी कितना निकलेगा? 100 कूलम निकलेगा। सो वी कैन से दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज इक्विवेलेंट टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ ये था बच्चों किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ में देखना, मैं ये निकाल रहा हूं। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अब हम देखें, ये भी काफी बढ़िया चीज है बच्चों, और पूरा किरचॉफ लॉ इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम प्यार से ये भी बोलते हैं बच्चों KVL। क्या बोलते हैं? KVL। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है?
तो सिंपल कि किरचॉफ जी ने क्या बताया कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आर है, करंट I1 निकल रहा है, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल फॉर द गिवन क्लोज लूप, मैं पहले आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं कि नेट चेंज इन पोटेंशियल फॉर द गिवन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। कि गिवन क्लोज लूप में अगर मैं ए पर बोल रहा हूं 10 वोल्ट पोटेंशियल है, सिंपल सी चीज है बच्चों, अब समझ में आएगा। ए पॉइंट पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, अगर घूम फिर कर वापिस ए पॉइंट पर ही आया, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल? अगेन ए पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, दूसरी बार बुक कराया तो भी उस पॉइंट पर तो 10 वोल्ट ही होने वाला है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज हाउ मच? डेल्टा वी इज हाउ मच? इट्स जीरो। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि फॉर द गिवन क्लोज लूप नेट चेंज इन द पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि नेट अमाउंट ऑफ नेट समेशन ऑफ ईएमएफ applied EMF is nothing but the product of current and resistance, total resistance for the given circuit। मतलब नेट ईएमएफ ई को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि नेट ईएमएफ को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? आपने देखा हुआ है कि E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। तो जो भी नेट ईएमएफ चेंज होगा वो कौन से फॉर्म में जाने वाला है? आई आर प्लस आर के फॉर्म में। अगर मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है तो सिर्फ आई आर के फॉर्म में जाएगा, और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसके फॉर्म में भी जाएगा। अभी भी आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन डोंट वरी, न्यूमेरिकल करोगे तो ये 100% क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अभी आपको सिर्फ वोल्टेज लो में क्या याद रखना है, ये ज्यादा बेटर रहता है याद रखना। नेट चेंज इन द गिवन सर्किट इन अ गिवन क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। नेट चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, तो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उस साइड भेज दो। ओके, कि डेल्टा वी की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, या स्मॉल आर रखो, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड्स है कि आर कौन सा है, कितना रेजिस्टेंस है। सो नेट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो फाइनली दोनों सेम ही है। ओके, तो ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन बच्चों अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो कौन सा साइन कन्वेंशन है कि लाइक अगर मैं कंसीडर करूं कि मैं ये साइन कन्वेंशन बच्चों आपको 100% समझना है और कोई भी मिस्टेक के बिना समझना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पहला रूल क्या है कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, बच्चों ध्यान से समझना, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड है, तो मेरा ईएमएफ ई है, तो मैं इसको, उसका मेरा पोटेंशियल कितना होगा? माइनस ई होगा। अब कैसे याद रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। मतलब हमारा पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? माइनस ई। सिमिलरली अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पर रास्ते में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मेरा वोल्टेज है वो कितना होगा बच्चों? इट्स प्लस ई। ओके, सो ये था साइन कन्वेंशन फॉर पोटेंशियल। क्यों हमने ये क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों हम गिवन सर्किट में कभी भी एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे हाथ में है तो साइन कन्वेंशन तो देना पड़ेगा ना कुछ। ओके, तो चाहे हमारा डायरेक्शन ट्रैवलिंग कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ पर बच्चों इस साइड से गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये E2 की वैल्यू में क्या कंसीडर करूंगा? पॉजिटिव। क्यों? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल गया, तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ईएमएफ कितना कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। सो बी केयरफुल। ओके, नाउ थर्ड वन कि अगर ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब मैं करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरा IR है वो क्या होगा बच्चों? प्लस IR होगा। ओके, तो मेरा जो डायरेक्शन, अगर यहाँ पर मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में करंट हो रहा है फ्लो, लाइक इस रेजिस्टेंस में मैं I फ्लो हो रहा है या I2 फ्लो हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये I2 R2 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उससे ऑपोजिट है, देन V इज इक्वल टू माइनस IR। तो V इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे? माइनस IR। की करंट फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है और मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, तो उसकी साइन क्या देनी है? माइनस देनी है। लेकिन बच्चों एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी ये साइन कन्वेंशन है वो इस फॉर्मूला को देखकर लगाना है। मतलब ईएमएफ वाले सब एक साइड सारे IR का प्रोडक्ट दूसरी साइड, ऐसे ही लगाना है। ओके, इसमें ऐसे नहीं चलेगा कि ईएमएफ उस साइड ले जाओ फिर साइन लगाओ। ये साइन कन्वेंशन है वो इस फॉर्मूला के लिए है कि नेट एडिशन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू नेट एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, इसका प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक समेशन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो बी केयरफुल कि ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हमने ये साइन कन्वेंशन डिसाइड किया हुआ है।
बी केयरफुल। ओके, सो नाउ अब हम इसी लॉज के रिगार्डिंगली एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या है किरचॉफ लॉ। ओके, सो ये साइन कन्वेंशन आपको भूलना नहीं है। अब इसी के रिगार्डिंग ये पहले क्वेश्चन कर देते हैं, काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, जहां से आपको ये किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है वो मालूम पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल। सो क्या है, लेट अस सी बच्चों, कि इसमें एक न्यूमेरिकल बेसिक है वो पहले कर देते हैं, फिर हार्ड सम हम आज डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। तो अभी एनसीईआरटी का एक थोड़ा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन करें। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये रूल्स ध्यान में रखने हैं कि नेटवर्क PQRS इज शोन इन फिगर। तो चलो पहले मैं नेटवर्क बना लेता हूं बच्चों। काफी इजी और बेसिक सम है, यहाँ से किरचॉफ लॉ आपको मैक्सिमम परसेंटेज आ जाएगा बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 90% तो इसमें से आपका क्लियर हो ही जाएगा एक ही न्यूमेरिकल। ओके, और ये किरचॉफ लॉ ऑलवेज न्यूमेरिकल से ही आता है, कभी थियरी समझने से नहीं आता है। सो अगर आपको थियरी समझते वक्त ऐसा लग रहा है कि ये किरचॉफ लॉ में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो बने रहना। ओके, क्योंकि अब सब कुछ आने वाला है। नाउ इट्स PQRS। अब नेटवर्क PQRS इज मेड एज अंडर PQ एज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। चलो इसकी 4 वोल्ट की बैटरी है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P। चलो P के साथ कनेक्ट किया। QR हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। तो QR का रेजिस्टेंस 60 ओम है, SR का 200 ओम है। नाउ PS हैज द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। तो P2S को 5 वोल्ट की बैटरी है उसके पास, और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस पॉजिटिव में कनेक्टेड टू P। RS हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, RS 200 ओम। Now connected between P and R. Calculate the reading of 20 ohm resistance if a milliampere of 20 ohm resistance is connected between P and R। मतलब यहाँ पर मिलीएम्पियर रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। सो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिलीएम्पियर। इसके बीच में हमें रीडिंग फाइंड करना है। तो हो सकता है बच्चों की काफी सारे क्वेश्चन में इसमें करंट की डायरेक्शन ना दे और सिर्फ ऐसे दे दे। अभी तो इन्होंने दे दी है, लेकिन हमें कंसिडर नहीं करनी है। हम मान ले हम अपने तरीके से करंट की डायरेक्शन लेकर जाने वाले हैं। ओके, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ इतनी सर्किट दी है, अब बोला है कि इसमें से करंट फाइंड करना है, या कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिलीएम्पियर। तो मिलीएम्पियर हमें कौन सी क्वांटिटी देता है बच्चों, मिलीएमीटर है, वो हमें क्या मेजर करके देता है, करंट मेजर करके देता है ना। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो जैसे कि हमने बोला कि किरचॉफ लॉ में क्लोज लूप कंसीडर करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे, कौन से तरीके से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। 5 वोल्ट में से भी करंट निकाल सकते हो, 4 वोल्ट में से भी निकाल सकते हो। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि चलो हायर पोटेंशियल तो वहां से ही निकालो। ओके, तो मैं मान लो कि यहां से करंट निकाल रहा हूं, 4 वोल्ट में से करंट निकाला मैंने। कितना निकाला बच्चों, I, और उसमें से बोल दिया कि इसमें कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो अगर यहाँ पर P पॉइंट पर I करंट आया, इसमें I1 जा रहा है, तो इसमें बच्चों कितना जाएगा, I माइनस I1। काफी बेसिक चीज है कि यहाँ पर 5 एम्पियर दिया, 2 एम्पियर यहाँ पर गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो सिमिलरली I1 यहाँ पर गया है, तो अब ये घूम फिर कर यहाँ पर पहुंचा I माइनस I1, और ये I1 यहाँ पर से निकला, तो फाइनली कितना आया, I। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है किरचॉफ लॉ लगाते वक्त, कि आप जो भी बैटरी में से जितना भी करंट निकाल रहे हो, लाइक इसमें से हमने कितना माना कि चलो मान लिया कि I करंट निकलता है, तो उतना ही करंट उसके अंदर आना चाहिए। तो हमारा जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। मतलब जितना भेजा है इस बैटरी में से, जितना भेजा उतना आया, जितना भेजा होगा ना उतना ही आने वाला है। आया, जितना भेजा था उतना आया। सो ये किरचॉफ लॉ की खासियत है कि आप बीच न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में पता लगा सकते हो कि आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही है या नहीं है। ओके, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई बुक बोलेगी नहीं कि इतना भेजा है तो इतना ही आना चाहिए, वो तो सिर्फ बोल देते, दिखा देते, सिर्फ बोलते नहीं है। सो अब दूसरा यहाँ पर क्या करना है कि हमें I1 फाइंड करना है, लेकिन ये सर्किट तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओहम्स लॉ आसानी से नहीं लगने वाला है, हमें ओहम्स जी के साथ किरचॉफ लॉ को भी याद करना पड़ेगा। सो
अब इसमें क्लोज लूप कंसिडर कर रहा हूं बच्चों, कई को कर रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं क्लोज लूप कंसिडर कर रहा हूं PRSP, PRSP क्लोज लूप। तो अगर मैं ये PRSP क्लोज लूप कंसिडर कर रहा हूं PRSP, तो उसमें मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग सबसे पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग क्या है। इट्स एंटी क्लॉकवाइज। मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग क्या है वो सबसे पहले डिसाइड करना है हमें। तो हमने बोल दिया कि हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब P to R, R to S, S to P जाने वाला है। ओके, जो क्लॉक की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट हम जा रहे हैं। सो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एंटी क्लॉकवाइज है, जो यहाँ पर दिखा देना है। सो P to R जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन में गया। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते तो V इक्वल टू प्लस IR होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 20, इसका रेजिस्टेंस R कितना 20, करंट कितना फ्लो रहा है I1, सो इट्स 20 I1। अब R पॉइंट से मैं कहां जाने वाला हूँ, S पॉइंट। लेकिन मैंने देखा कि मैं R to S जा रहा हूं, लेकिन करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा है। देख, I माइनस I1 ऑपोजिट आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर करंट ऑपोजिट आए हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग से, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग से करंट ऑपोजिट आए, तो वो V इज इक्वल टू माइनस IR कंसिडर करना है। मतलब कि अगर मैं यहां पर देखूं तो I माइनस I1 मेरे से ऑपोजिट है, तो ये 200 इंटू माइनस हम कंसिडर करेंगे और कुछ नहीं है बच्चों। तो हम क्या साइन कंसिडर करेंगे, माइनस। ओके, अब S to P जाना है बच्चों। तो S to P में ये कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम ट्रैवल करें तो सी, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करेंगे तो V इज इक्वल टू प्लस ई। तो इज इक्वल टू प्लस ई मतलब व्हाट, 5। तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हमने साइन कन्वेंशन सीखा है। तो EMF ऑलवेज कौन सी साइड रखेंगे हम, राइट हैंड साइड रखेंगे, या सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखो, लेकिन एक चीज फिक्स रखो। ओके, चलो मैंने रख दिया। सो इट्स 20 I1 माइनस 200 I माइनस माइनस प्लस 200 I1 इज इक्वल टू 5। सो इट्स फाइनली 220 I1 माइनस 200 I इज इक्वल टू 5। अब सब में से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 5। तो अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो इट्स 44 I1 माइनस 40 I इज इक्वल टू 1। इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। बच्चों आप देख सकते हो कि वेरिएबल कितने हैं, तो I भी वेरिएबल है, I1 भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो क्लोज लूप कैसे डिसाइड करनी होती है हमें, जितने वेरिएबल होते हैं ना एटलीस्ट उतनी तो हमें क्लोज लूप लेनी ही पड़ती है। मेरे पास अभी दो वेरिएबल है, तो एक क्लोज लूप कंसिडर कर ली, तो दूसरी कौन सी बच रही है, कंसिडर कर लो कि P Q R P या P R Q P डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग आपको डिपेंड्स है। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, सेम न्यूमेरिकल में। ऐसा नहीं है कि सपोज पहले आपने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ली तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखते हैं। चलो, तो मैं अभी क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग हम अपने तरीके से ले सकते हैं। सो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ P R Q P, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो P to R जाएंगे, अगेन इट्स 20 I1 प्लस I करंट के डायरेक्शन में इट्स 60 I इज इक्वल टू नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं बच्चों। अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं देन इट्स 4। आई होप ये समझ में आया है कि P to R गए करंट की डायरेक्शन में, सो IR I1 इंटू 20, अगेन R to Q गए I इंटू 60, V इज इक्वल टू IR लगाना है और कुछ नहीं है, लगाना तो ओम्स लॉ ही है, लेकिन अब छोटे छोटे अंतराल पर, छोटे छोटे पॉइंट्स पर लगाना है। ओके, सो अब इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें 40 I है, यहाँ पर 60 I है और हमें फाइंड I1 करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों कि लाइक इसको 60 है 40 है तो एलसीएम लूं, तो इसको मल्टीप्लाई 3 करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा, क्योंकि I नहीं चाहिए अभी, अभी हमारा टारगेट है I1 फाइंड करना। सो चलो, और इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। सो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 44 3 जा 120, 4 3 जा 12, मतलब इट्स 132 I1, 43 जा 120 इज इक्वल टू 1 3 जा 3, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 22 जा 40 I1। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और कुछ नहीं है, तो इसमें मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं बनती है। सो इसको माइनस करना है ना, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस, नहीं माइनस करना है, या ये माइनस है ये प्लस है, कोई जरूरत नहीं थी, सॉरी बच्चों, इसमें भी जरूरत नहीं बनती क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इट्स प्लस और कुछ जरूरत नहीं बनती है। ओके, पता चली जाता है, तो ये प्लस था, तो ये गया 128, so it's 172 I1 is equal to 8 plus 3
It's how much? 11. So I1 is equal to 11 by 172 एम्पियर. सो देख लो बच्चों, सिर्फ आपने ओम्स लॉ सोचा होता तो ये सर्किट सोल्व हो पाती? नहीं हो पाती. लेकिन किरचॉफ लॉ से ये बहुत ही आसान हो गई. अभी भी आपको हार्ड लग रही है वो अलग बात, ओके, लेकिन इसके रिगार्डिंगली 15 से 20 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और वो आपके पास जो भी बुक है, रेफरेंस बुक होगी, उसमें मिल ही जाएंगे. सो डोंट वरी, नाउ इट्स रिक्वायर ओनली प्रैक्टिस. बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, ये रूल्स सेम लगाने हैं. कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग कंसीडर करो, कोई भी क्लोज लूप कंसीडर करो. अब ये आपके लॉजिक पर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर कितने वेरिएबल आपके पास है गिवन सर्किट में. 1 है, 2 है, 3 है. 3 वेरिएबल है तो मैं 3 लूप कंसीडर करता. अभी तो इसमें 2 से हो गया काम क्योंकि 2 ही वेरिएबल. ओके, सो दैट्स इट. तो बच्चों, मुझे अभी इतना भरोसा है कि आपको एटलीस्ट जो थियरी में आया था उससे तो थोड़ा ज्यादा ही ये आया होगा. अगेन एक और ऐसा इक्वेशन देखने वाले हैं कि जहां पर हम स्टडी करें कि किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है ताकि आपका बेसिक और क्लियर हो जाए. ओके, तो सबसे पहले ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर्ली ध्यान में रख लो. अब ये साइन कन्वेंशन में निकाल रहा हूं. ओके, साइन कन्वेंशन आपको कंपल्सरी याद रखना है. काफी बुक्स में इससे अलग साइन कन्वेंशन दिया है. साइन कन्वेंशन हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव जाना चाहते हैं तो क्या कंसीडर करें, लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली ये लेना होता है. मेरा सजेशन एक ही है आपको कि अगर आपने अभी ये साइन कन्वेंशन स्टडी किया है तो एंड तक इसी को याद रखना. कोई दूसरा साइन कन्वेंशन स्टडी ही मत करना, वरना मिक्सअप हो ही जाएगा 110%. बुक में कोई दूसरी बुक में दूसरा दिया हुआ इसलिए बोल रहा हूं. ओके, तो पुरानी को मैंने 2-3 बुक ऐसी देखी जिसमें इससे टोटली ऑपोजिट साइन कन्वेंशन है. फर्क कुछ नहीं पड़ता है लेकिन आपको दिक्कत आ जाएगी. ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऐसा ही एक अनबैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज वाला केस. ओके, क्योंकि बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज वाले तो आप आसानी से कर देते हो कि धड़ाधड़ी ये बीच वाला निकाल दिया, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज हो तो वो कैसे होगा वो भी हम देखने वाले हैं. सो लेट अस सी अनबैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज का क्वेश्चन. वेट फॉर अ मोमेंट. सो हमें दिया हुआ है एक मिनट, क्लियरिटी इसमें थोड़ी कम है, यहां से निकलना पड़ेगा. कोई बात नहीं, चलो इसमें से नहीं. इन अ व्हिस्टन ब्रिज P is equal to 1, Q is equal to 2 ohm, R is equal to 2 ohm, S is equal to 3 ohm and RG is equal to 4 ohm. Find the current through the galvanometer in the unbalanced position of the bridge when battery of 2 volt and internal resistance of 2 ohm is used. तो आपको दिया हुआ है कोई एक व्हिस्टन ब्रिज दिया बच्चों. सबसे पहले कि लाइक ये व्हिस्टन ब्रिज दे दिया ऐसे. व्हिस्टन ब्रिज तो अब आप जान गए हो कि कैसे बनाना होता है. अब ये व्हिस्टन ब्रिज दे दिया है, उसको ऐसे यहां पर कनेक्ट किया, बीच में गैल्वेनोमीटर रख दिया. अब आपको बोला है कि P 1 ओम है. चलो ये P बोल दिया रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम. ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट. नाउ R इज इक्वल टू 2 ओम. चलो ये R इज इक्वल टू 2 ओम, Q इज इक्वल टू 2 ओम और S इज इक्वल टू 3 ओम. P Q R S ABCD इसी सीक्वेंस में हमने अरेंज किया है. नाउ इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है. चलो ऐसे कनेक्ट कर दिया. सो व्हाट यू वांट टू फाइंड, अनबैलेंस्ड पोजीशन में है. अभी उन्होंने बोल ही दिया है, अगर नहीं बोला होता ना तो भी हमें मालूम करना होता है कि अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है. सो लेट अस सी. तो हमें फाइंड करना है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. तो बच्चों काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर से करंट फाइंड करना. इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4 ओम दिया है. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम. तो पहले तो ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करते थे? R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R3 बन रहा है, तो यहाँ पर P by R, R1 by R2 करे तो 1 by 2 बना, यहाँ पर R1 by R2 करे तो 2 by 3 बना. मतलब डेफिनेटली इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है, मतलब ये टोटली अनबैलेंस्ड है. तो अनबैलेंस्ड है तो हम डायरेक्टली ये निकाल नहीं सकते. अगर बैलेंस होता तो ये निकाल देते, तो बोल देते करंट 0 होगा. अब डेफिनेटली इसमें से करंट फ्लो होने वाला है. सो लेट अस सी
कि अभी आपको मालूम है बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो इसमें से कितना करंट फ्लो होने वाला है, आई। ओके, हमने अभी माना है आई होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी कितना निकलेगा, आई गया। अब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो करंट दो रास्तों से डिवाइड हो रहा है। तो सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया बच्चों I1 करंट गया, तो इसमें कितना जाएगा, तो आई भेजा था, I1 इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, इट्स I माइनस I1। अब ये I1 करंट बी पॉइंट पर पहुंचा है, अब बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पर जाना चाहता है और डी पर भी जाएगा, दो रास्ते हैं। तो मैंने बोल दिया कि गैलोमीटर में से मान लेते हैं कि कितना करंट गया बच्चों, IG। तो यहां से कितना जाएगा, इट्स नथिंग बट I1 माइनस IG। अगेन 10 एम्पियर भेजा है, अगर 2 इसमें गया तो 8 एम्पियर बाकी में जाएगा, सेम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन ये IG और I माइनस I1 यहां पर मिले, सो फाइनली इट्स हाउ मच, इट्स I माइनस I1 प्लस IG। अगेन सी पॉइंट पर ये I1 माइनस IG और माइनस I1 प्लस IG प्लस I मिल रहा है, तो फाइनली ऐड कर लो, I निकलेगा, ऐड कर लो। सो अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट, जितना भेजा है उतना आने वाला है, सी मतलब कितना भेजा था I, कितना बाहर निकला, कितना आया I। सो जितना भेजा होगा करंट उतना ही आएगा, यही सिंपल थियरी है करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, और कुछ नहीं है। ओके, दो तरीके से ये है कि जितना भेजा है उतना इसमें आएगा, और आपके लिए भी सेम है कि जितना भेजा है उतना ही आने वाला है। ओके, सो नाउ डोंट माइंड। सो अब आप गौर से देखो इस सर्किट को, तो इस सर्किट को देखोगे तो कितने वेरिएबल है, तो एक I इटसेल्फ, दूसरा I1, तीसरा IG, 3 वेरिएबल है। तो अब यहां से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें 3 वेरिएबल है, तो मुझे 3 लूप तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ओके, तो चलो पहली वाली लूप कंसिडर करें, तो A B D A ऑफ द, ओके, ऑफ द क्लोज लूप ऐसा लिखना है। ओके, तो क्लोज लूप में मैं कैसे जा रहा हूं, A to B, B to D, D to A से जा रहा हूं। तो A to B जाऊंगा तो I1 into 1 that is I1 प्लस I2 into G that is 4IG, वापिस D to A जाऊंगा, सो इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट I माइनस I1 फॉरवर्ड है और मैं D to A ऑपोजिट जा रहा हूं, सो इट्स माइनस I माइनस I1 into 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापिस मैं उसी पॉइंट पर आ गया बच्चों, यहां पर बीच में कोई भी बैटरी नहीं आई, ए पॉइंट से शुरू किया था, वापिस ए पॉइंट पर आ गया, मतलब कि मेरा पोटेंशियल 0 बनेगा। ओके, सो सेम पॉइंट पर हम जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया 0। दूसरे तरीके से याद रख सकते हो, बैटरी आई नहीं, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो इट्स I1 प्लस 4IG माइनस 2I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब सेम बिरादरी वाले को ऐड करें, I1 प्लस 2I1 दैट इज 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इज इक्वल टू 0। इसको लेबल कर दो इक्वेशन 1 के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो मुझे 3 लूप लेने पड़ेंगे, तो और कौन सा लूप ले रहा हूं, B C D B, कौन सा लूप, नाउ क्लोज लूप B C D B, B C D B क्लोज लूप के लिए अगर हम जाए तो B to C दैट इज I1 माइनस IG इंटू R करे तो ये करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, सो I1 माइनस IG इंटू 2, फिर C to D जाएंगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस है, सो माइनस करंट कितना, I माइनस I1 प्लस IG इंटू 3, और D to B जाएंगे तो अगेन करंट की डायरेक्शन में माइनस 4IG, सो माइनस 4IG इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब इसका सिंप्लीफाई करना है, सो इट्स 2I1 माइनस 2IG माइनस 3I माइनस माइनस प्लस 3I1, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3IG माइनस 4IG इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब और सिंप्लीफाई करें, 2I1 3I1, सो इट्स 5I1, फिर I वाला टर्म इसमें रखा था तो इसमें भी I वाला रखे, माइनस 3I, अब 2IG माइनस 3IG और माइनस 4IG, 4 3 7 प्लस 2 मतलब माइनस 9IG इज इक्वल टू 0। इसको लेबल कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 के साथ। लेकिन आप सभी जानते हो कि 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, ये तो ना इंसाफ है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो ये 2 लूप तो ले ली, अब कौन सी लूप देखे, तो अगर आप सोच रहे हो कि A B C D A देखे, तो भी 3 वेरिएबल के लिए अगर हम देखेंगे सेम पॉइंट पर आ रहे हैं तो उसका कोई इतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो डेटा दिया है उसका भी इस्तेमाल करना है।
तो हर बार मेरा सजेशन है कि आप प्रीफर कौन सा क्लोज लूप करोगे जिसमें जो डेटा दिया है ना वो भी कवर हो जाए। एक ऐसी इक्वेशन तो आनी चाहिए जिसमें जो डेटा दिया उसका इस्तेमाल हो, तो डायरेक्टली आप आंसर की ओर बढ़ जाओगे। वरना पहले ये करोगे फिर आंसर नहीं आएगा फिर यहां पर जाओगे। ओके, करके देख लेना। सो नाउ अब ये मैं लूप कंसीडर कर रहा हूं, ए बी सी ई ए, ये ई है मान लो, तो ए बी सी ई ए, या मैं ये भी कंसीडर कर सकता हूं ए डी सी ई ए। दो रास्ते हैं आपके पास, चॉइस इज योर। सो नाउ क्लोज लूप कौन सी कर रहा हूं, मैंने बोला बच्चों ए बी सी, तो ए बी सी फिर ई ए, ऐसी क्लोज लूप कंसीडर की। तो चलो ए टू बी जाऊंगा तो I1 इंटू 1 प्लस बी टू सी जाऊंगा मतलब I1 माइनस आई जी इंटू 2, I1 माइनस आई जी इंटू 2, फिर C2 घूम फिर कर वापस आऊंगा तो यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं C2E, सो इट्स माइनस प्लस 2I इज इक्वल टू, नेगेटिव टर्मिनल है वहां से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ा, मतलब इज इक्वल टू कितना वोल्टेज 2 है, सो 2 रखा। सिंप्लीफाई हो सकता है तो करें, चलो I1 प्लस 2I1 माइनस 2IG प्लस 2I इज इक्वल टू 2। सो फाइनली I1 प्लस 2I1 दैट इज 3I1 प्लस 2I माइनस 2IG इज इक्वल टू 2। अब यहां से कोई बड़ी बात नहीं है, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो आराम से सोल्व हो जाएगा बच्चों। ओके, कि 3 इक्वेशन है तो देखो पहले में 2I 3I 2I, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम थोड़ी रिड्यूस कर सकेंगे 2 वेरिएबल में, लाइक 1 प्लस 3 करोगे तो ये 2I 2I चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे तो फिर अगेन, तो ये यहां से बच्चों मैं मानता हूं तब तक आपसे सोल्व हो जाना चाहिए इस लेवल पर, जहां पर आप हो और ये वीडियो देख रहे हो तो इस लेवल पर हो जाना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर नहीं होता है यहाँ से तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे यहाँ से इक्वेशन कोई सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके हो। ओके, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं कि IG यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सो IG दैट इज 1/91 एम्पियर। ओके, दैट्स इट। सो बच्चों ये हो जाना चाहिए कि 3 वेरिएबल है तो पहले एक काम कर सकते हो कि 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, या 1 और 2 को मिलाकर 2 वेरिएबल सेम बनाओ और 1 और 3 को मिलाकर सेम 2 वेरिएबल बनाओ, फिर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो जाएगी, सोल्व हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों ये था किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन, आप देख लो। स्टार्टिंग में अभी देखने में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस सफिशिएंट करोगे तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, काफी इजी लगने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। अब मजेदार न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तो पहले इसको ध्यान से अपने नोट में यहाँ पर नोट डाउन कर लो बुक में। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही नायाब चीज कि क्यूबिकल रेजिस्टेंस दिया हो, क्यूब के फॉर्म में हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए हो और इक्विवेलेंट निकाला। काफी बढ़िया चीज है बच्चों, और मैं आपको ऐसी मेथड सिखाने वाला हूं जो आपको शायद ना मिले नेट पर, शायद बोल रहा हूं। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने काफी इजी बनाने की कोशिश की है इस टॉपिक को स्पेशली मेरी साइड से। सो बच्चों ध्यान से समझना, अब जो भी हम स्टडी करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ क्यूब, ये हमारा टाइटल रहेगा। न्यूमेरिकल है बच्चों इसके रिगार्डिंगली, लेकिन हम इसमें इसको एक स्टैंडर्ड थियरी के फॉर्म में आपको समझा रहा हूं। ये थियरी आप समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल समझ लो हो ही गया, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी डेटा नहीं दिए, थियरी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ क्यूब, ओके, ये हमारा टाइटल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें बच्चों इसमें, या फर्स्ट टॉपिक देखें कि हमें एक क्यूब दिया हुआ है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके,
कि हमें कोई क्यूब दिया हुआ है, मान लो ऐसे। अब हर एक पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है क्यूब के, ये क्यूब की हर एक साइड से उसमें इक्वल रेजिस्टेंस अगर हमें दिया हुआ है ऐसे मान लो, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है। ये इतनी आसान चीज नहीं है बच्चों, डायरेक्ट भी हो सकती है ओम्स लॉ से, लेकिन वो उसको कंसेप्ट बहुत ही प्रॉपर्ली आपको समझना पड़ेगा। और हम किरचॉफ लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं, तो आज अभी हम किरचॉफ लॉ से सोल्व करने वाले हैं इस चीज को, कि इसका पहले मैंने नामकरण दे दिया ए बी सी डी, ई ई एफ जी और एच। अब मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मेरा क्वेश्चन आप देख लो कि फाइंड आर ए जी, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का। दूसरा क्वेश्चन फाइंड आर ए बी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, ओके। और तीसरा क्वेश्चन कि अगर ये नहीं होता तो कैसे करते सॉल्व, तो अगर ये यहां पर ही नहीं है कुछ रेजिस्टेंस 11 साइड ही है तो कैसे करते, वो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। तो आज हम 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि मुझे ए और जी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो ए और जी के बीच में डेफिनेटली ये आपका दिमाग अभी से काम करना बंद कर देगा कि अगर आप सिर्फ सोचोगे ना तो भी कुछ दिमाग में नहीं आने वाला है कि ए और जी के बीच में कैसे सोल्व करें। सो बी केयरफुल कि हमें जब भी कोई भी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो पहले तो उस पॉइंट्स को एक बैटरी के साथ, इमेजिनरी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। लाइक मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका फायदा क्या होगा मालूम है कि हम थोड़ा प्रॉपर्ली सोच पाएंगे कि लाइक ईएमएफ यहाँ पर ई है, ऐसी बैटरी मैंने लगा दी। अब मान लो कि इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ध्यान से देखना, ए पॉइंट और जी पॉइंट के बीच में। तो अब मेरी कदम थियरी ध्यान में रखना, स्टेप थियरी, कदम थियरी, कि अगर मुझे अगर मैं ए पॉइंट से जी पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूं, मेरे पास कितने रास्ते अवेलेबल, तो ये 1, ये 2 और 3 रास्ते अवेलेबल है, ओके। तो ये 3 रास्तों से मैं जाऊंगा, तब मुझे कैसे अंदाजा लगाऊं कि करंट सेम डिवाइड होगा या नहीं होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस क्यूबिकल नेटवर्क में करंट सेम डिवाइड होगा या डिफरेंट डिवाइड होगा, उसका डिवीजन कैसे होगा, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सो ए पॉइंट से मैं सपोज ये रास्ते से गया तो ए टू बी, अगर मैं ए टू बी चला बच्चों, मतलब आप इसको ऐसा कंसिडर कर लो कि एक कदम चला। अगर मैं ए टू डी चला, उसका भी मतलब क्या है कि मैं एक कदम चला। तो एक कदम का मतलब पहले आप समझ लो, बी टू एफ गया तो भी मैं कितना चला, एक कदम चला, ओके। तो पहले एक कदम का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कदम बोलेंगे, ओके। कि लाइक सी टू जी गया तो भी एक कदम हुआ इसका। तो टोटल कदम कितने बनते हैं ना, उस पर आप फोकस करना, ओके। सो लाइक ए टू बी गया एक कदम, बी टू सी गया एक कदम, सी टू जी गया एक कदम। तो अगर मैं ए रास्ते से जाऊं तो मेरे कितने स्टेप कदम हुए, 3 कदम हुए। सिमिलरली 3 स्टेप लगे, ए टू डी जाऊंगा एक कदम, डी टू एच जाऊंगा एक +1 + 1 2 कदम, और यहां पर 3 कदम। तो जंक्शन टू जंक्शन आप डिस्टेंस को क्या बोल दोगे, कदम बोल दोगे। फायदा क्या होगा अभी समझा रहा हूं, ठीक। चलो ए टू बी सी डी जी 3 कदम हुए, यहाँ पर 1 कदम 2 कदम 3 कदम, कोई भी रास्ते से जाओ, ऊपर जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाऊंगा ई वाले रास्ते से, तो 1 कदम, ये 2 कदम और ये 3 कदम, दोनों में 3 स्टेप्स चाहिए, चलना पड़ेगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि ये बी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, ओके। सेम पोटेंशियल पर है, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका जी से डिस्टेंस सेम है, बी का, डी का और ई का। डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर बीच में उन दोनों के बीच में सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके। तो V = IR के अकॉर्डिंगली हम इस करंट को डिवाइड करें तो ये 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा। ये करंट I/3 इसमें जाएगा, I/3 इसमें जाएगा और I/3 इसमें जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो एक सोचने वाली बात है। तो चलो यहाँ पर आपको समझ में आया कि A अप टू D पॉइंट, E पॉइंट और B पॉइंट I/3 करंट जा रहा है, ओके। क्यों जा रहा है, क्योंकि ए पॉइंट से सारे जगह पर सेम ही रास्ते से हम जा रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 कदम चले, यहाँ पर भी 3 चले, यहाँ पर भी 3 चले। अब बी पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब अगेन हम दुविधा में है कि हम क्या करें, करंट को कैसे डिवाइड करें। तो आप देख लो बी पॉइंट से कितने रास्ते अवेलेबल, 2 रास्ते अवेलेबल, लेकिन आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो आपको ध्यान में रखना है।
तो बी पॉइंट से ये 1 कदम 2 कदम, चलो इस रास्ते से गया 2 कदम हुए, इस रास्ते से जाऊंगा तो 1 कदम 2 कदम, 2 कदम हुए, मतलब अगेन पोटेंशियल एट सी पॉइंट एंड एफ पॉइंट आर सेम। सी और एफ सेम पोटेंशियल पर है, कि अगर मैं बोल दूं सी पॉइंट पर 2 वोल्ट है तो एफ पॉइंट पर भी कितना होगा 2 वोल्ट। ओके, सो वी कैन सी I/3 करंट इक्वली डिवाइड होगा, मतलब I/6 यहां पर जाएगा और I/6 ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बी कदम पर चलो सोल्व कर दिया, वैसे ही डी कदम पर देखो, तो D2 कहां पर पहुंचना है, आपको जो 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, उन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। सो मुझे डी पॉइंट से जी पॉइंट तक पहुंचना है, कितने रास्ते, तो ये एक रास्ते से जाऊंगा तो 1 कदम 2 कदम, ऊपर से जाऊंगा ये 1 कदम ये 2 कदम। अगेन इसका मतलब सी पॉइंट और एच पॉइंट दोनों पर पोटेंशियल सेम, तो जब भी पोटेंशियल सेम होता है तो करंट इक्वल डिवाइड होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मान लो ये रेजिस्टेंस आर है, सेम रेजिस्टेंस है इसलिए हो रहा है, ये भी ध्यान में रहे। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंस आर है, मैंने 2 एम्पियर दिया, तो सेम रेजिस्टेंस है तो करंट दोनों में कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। ये पूरे नेटवर्क की हम जो भी बात कर रहे हैं बच्चों, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना है सेम है, कितना मैंने बोल दिया आर रेजिस्टेंस है। ओके, हर एक ब्रांच के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल कंडक्टिंग वायर है, सो रेजिस्टेंस इज सेम। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म। नाउ अभी हमने डी पॉइंट का सोल्व किया कि दोनों जगह पर 2 कदम चल रहा है, मतलब इट्स व्हाट, इट्स I/6। अगेन हम ई पॉइंट पर ऑब्जर्व करें, कितना करंट आ रहा है I/3 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है ई पॉइंट पर I/3। अगेन ई पॉइंट से आपका फाइनल डेस्टिनेशन जी है, सो ये 1 कदम 2 कदम, यहाँ से 1 2, बस ऐसे 1 2 करते रहो पर जैसे। सो I/3 करंट 2 कदम हुए, मतलब ये इक्वल डिवाइड होगा, इट्स I/6 और अगेन इट्स I/6। सो नाउ हम कहां पर पहुंच गए, एफ पॉइंट पर, यहां पर सी पॉइंट पर, C2, तो सी में ये I/6 यहां पर जा रहा है बच्चों, सी पॉइंट की बात करूं, और D to C भी I/6 आ रहा है, ये पीछे वाला रास्ता होगा, ध्यान रखना, ये कनेक्ट दिख रहे हैं लेकिन ये फ्रंट है और ये बैक है, C to D, तो ये I/6 यहां पर, I/6 यहां पर, फाइनली I/6 मिल गए सी पॉइंट पर, देन इट्स हाउ मच, इट्स I/3। सिमिलरली चलो एफ पॉइंट की बात करूं, तो बी में से I/6 गया, ई में से I/6 गया, एफ पॉइंट पर मिला, सो फाइनली ये मिल जाएंगे, सो फाइनली इट्स हाउ मच, इट्स I/3। अगेन एच पॉइंट की बात करो, I/6 यहां पर आ रहा है और डी से भी आ रहा है, ई से भी आ रहा है, ये दोनों I/6 मिल जाएंगे, इट्स I/3। नाउ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये है जी पॉइंट, तो जी पॉइंट पर ये एच में से I/3, एफ में से I/3 और सी में से I/3, फाइनली कितना निकलेगा I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 आई, कितना भेजा था आई, कितना आया आई, मतलब जो भी हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सही किया, जितना भेजा होगा उतना ही आने वाला है, जितना भेजा था उतना आया आपको भी। ओके, सो दैट्स इट। तो ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ गिवन क्यूब व्हेन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड्स आर कनेक्टेड। ओके, कि हर एक साइड का रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। अब हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ओके बच्चों, सो अब हम क्या करेंगे, तो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखें, तो हमें तो अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, कोई भी एक क्लोज लूप कंसीडर कर लो, जो भी मजा आए ना वैसे क्लोज लूप कंसीडर करें हम। ओके, तो लाइक मैं अभी ए बी सी जी ई ए बी सी जी फिर घूम कर आऊंगा तो ई ए क्लोज लूप कंसीडर कर रहा हूं। ओके, कौन सी क्लोज लूप कंसीडर की बच्चों, ध्यान से, ए बी सी जी ई ए। अब आप बोलोगे सर आपने अंदर ही अंदर क्यों कंसीडर नहीं? ओके, अंदर ही अंदर कंसीडर करूंगा तो नेट पोटेंशियल तो 0 है। ओके, तो करंट हम जितना भेज रहे हैं वो तो हमें मालूम होना चाहिए ना। सो मैं आप ये भी कंसीडर कर सकता हूँ, ए ई एच जी ई ए, सिमिलरली ये भी कंसीडर कर सकता हूँ, ए डी सी जी ई ए। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सी लूप कंसीडर करना चाहते हो। ओके, सो ये क्लोज लूप कंसीडर की मैंने। सो बच्चों ए बी तो I/3 इंटू आर, चलो करंट की डायरेक्शन में है। सिमिलरली बी टू सी प्लस करंट की डायरेक्शन में ही है, I/6 इंटू आर। सी टू जी I/3 इंटू आर इज इक्वल टू, घूम फिर कर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे अगर हम, ये आई करंट है। सो इट्स हाउ मच बच्चों, ई। सो अब एक और चीज आपको थोड़ी सी समझनी है कि ये ए और जी के बीच में मान लो कि ये झमेला नहीं होता, उसकी जगह पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस कंसीडर करता, तो ये सर्किट कैसी बनती बच्चों?
कि मान लो कि ए और जी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया आर डैश, और बैटरी अगेन सेम ही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हमने किया हुआ है स्टार्टिंग में कि अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ईएमएफ ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर डैश भी लिख सकता हूँ। जानते हो बच्चों आप, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। सो यहां पर भी करंट आई हम मान लेते कि जो दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है वो कितना है, मैंने बोल दिया आर डैश है। करंट तो कितना निकल रहा था, फिर भी आई निकल रहा था, और ए और जी के बीच में आर डैश बोल दिया, तो ये मैं ई की जगह पर क्या रख सकता हूँ, आई आर डैश। सो अब इसका एडिशन करें, I/3 प्लस I/3 दैट इज 2I/3, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो ना 6, सो 2I प्लस I प्लस 2I दैट इज 5IR/6 इज इक्वल टू ई मतलब IR डैश। सो I तो चल बता, सो फाइनली R डैश इज इक्वल टू 5R/6, दैट्स इट, इट्स योर आंसर। ओके, इट्स योर आंसर कि आपको मिल गया कि R डैश कितना होगा, 5R/6 होगा। ओके, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। अब हो सकता है कि आपको कोई पूछे कि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी दी गई है तो करंट हर एक ब्रांच में फाइंड करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ईएमएफ भी कितना 10 वोल्ट, आर डैश कितना जो भी फाइंड किया, तो करंट आई को सब्जेक्ट बना लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने किया ही है हर एक ब्रांच के लिए, तो वो मिल जाएगा। यही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ओके, जो मैंने अभी यहाँ पर थियरी के फॉर्म में करवाया। सो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये स्मॉल आर 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो स्मॉल आर की जगह पर कितना रख देंगे 2, तो 5/3 होगा। अगर ये स्मॉल आर हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 ओम। ओके, सो इट्स आवर जनरल फॉर्मूला, ये शॉर्टकट हो गया कि जब भी क्यूब के दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे 5R/6। ओके, सो दैट्स इट। सो ये था क्यूब का पहला क्वेश्चन कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो आपने सीखा। स्पेशली कदम वाली थियरी बच्चों प्रॉपर्ली आप समझ गए एक बार, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में पोटेंशियल समझ जाओगे। ओके, फिर भी ये जो भी आज हम केस डिस्कस करने वाले उसमें सबसे इजी ये था। सो कोई बात नहीं, हमें हमारी फितरत ही है कि हार्ड स्टडी करना। सो लेट अस सी कि अब इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे। सो लेट अस सी कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो निकाल दिया, कोई बात नहीं, अब समझ जाओगे ना। सो अब अगर मैं आपको पूछूं बच्चों कि मेरे पास कोई क्यूबिकल नेटवर्क है, ऐसे, चलो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है, मैंने बोल दिया R है। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बच्चों, लेकिन ये मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा। अब मैंने बोल दिया कि इसकी 12 साइड नहीं है, इसकी 12 साइड नहीं है, 11 साइड, एक साइड से मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। चलो मैंने अगर यहां से रेजिस्टेंस निकाल दिया है, अब मैं इसको नामकरण दूं तो ये ABCD EFGH। So now what we want to find? We want to find the resistance, equivalent resistance of this adjacent side। क्योंकि adjacent साइड में ये A और B निकाल दिया, अब A और B का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मजेदार क्वेश्चन है। अब ये मैंने निकाल दिया है, और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले बच्चों। सो बी केयरफुल कि आपको ये चीज तो दी गई है कि हर एक साइड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, मतलब स्मॉल आर है। ये कुछ भी दे सकते हैं, अभी हम जनरलाइज चीज डिस्कस कर रहे हैं, सो अभी हम ले रहे हैं स्मॉल आर। ओके, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और कुछ बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है, चलो हो गया। अब जैसे कि हमें यहाँ पर पूछा गया कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी का फाइंड करो, तो हमारी टेक्निक क्या है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, बैटरिया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, बैटरिया लगा देते हैं। उसका पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो। अब करंट कितना भेजना है, वो एक सोचने वाली चीज है कि अब तक तो हम आई करंट भेजते आ रहे थे कि यहाँ पर आई भेज दिया, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको है ना थोड़ा हटके सिखा रहा हूँ। हटके तो नहीं बोल सकते, जो अच्छा रहता है वो सिखा रहा हूँ। चलो ओके, सो नाउ अगर मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए पॉइंट से हमने देखा कि दो रास्तों से करंट जाने वाला है, तो हम क्या देखने वाले हैं कि करंट का डिवीजन सेम होगा या नहीं होगा।
डिवीजन सेम होता है या नहीं होता है, वो कौन से पॉइंट से डिसाइड करते हैं? कदम थियरी से। ओके, कि कितने स्टेप चल रहे हैं दोनों में, जितने भी रास्ते वहां से सेम स्टेप चल रहे हैं तो करंट सेम डिवाइड होगा। अगर सेम स्टेप नहीं चल रहे हैं मंजिल तक, करंट डिवाइड सेम नहीं होगा। सो ए पॉइंट से मेरे पास दो रास्ते हैं, तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम पाथ क्या निकलता है? तो लाइक ए टू डी जाऊंगा, ये एक कदम, डी टू सी गया 2 कदम, सी टू बी गया 3 कदम। तो चलो इस रास्ते से 3 कदम हुए, ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी। अब आप बोल रहे हो कि सर मैं यहां से भी नहीं जा सकता हूँ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पहले से देखें, शॉर्टकट कौन सा है? हमारी ऑलवेज ट्राई क्या रहती है, कोई भी जगह पर जाते हैं तो भी, कोई भी जगह पर घूमने जाते हैं तो भी शॉर्टकट रास्ता कौन सा है वो सिलेक्ट करते हैं ना। तो वैसे ही शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो ये 1, 2 और 3 कदम पहुंचे। सिमिलर इस रास्ते से जाऊंगा, ये 1 कदम, ये 2 कदम और 3 कदम, कदम सेम हुए। सो कदम सेम हुए तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों में करंट सेम फ्लो होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ से भी जा सकते थे, मैंने क्या बोला? शॉर्टकट सोचो। सो आई करंट है तो I/2 I/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों I/2 लेकर जाए तो। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं 2x करंट ले रहा हूं, फायदा क्या होगा वो समझा रहा हूं। ओके, करंट की वैल्यू मैंने कितनी कंसिडर की? 2x, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डिवाइड हो गया बच्चों। x यहां पर गया, x यहां पर गया। ओके, तो हमें डिवीजन वाला स्टेप ना करना पड़े, उतने छोटे छोटे वैल्यू रखनी ना पड़े, ये अच्छी लगती है x वैल्यू। ओके, पूरा वैल्यू है। 2i भी ले सकते थे, अगर आप सोच रहे हो सर हम 2i क्यों ना ले, लो कोई दिक्कत नहीं। अब हम डी पॉइंट पर पहुंचे। अब ध्यान से देखना, अब जितना कॉन्सेप्ट समझो उससे ज्यादा समझना यहाँ पर है कि डी पॉइंट से अगर हम देखें दो रास्ते अवेलेबल है, तो डी टू सी जाऊंगा, सी टू बी 2 कदम हुए। लेकिन यहाँ से ये 1 कदम डी टू एच, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम और 4 कदम। एक रास्ते से 2 कदम हो रहे, दूसरे रास्ते से 4 कदम हो रहे। सो मैं यहाँ पर अगर बोल देता हूँ कि सपोज वाई करंट है, तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों? x माइनस वाई जाएगा। ध्यान से समझो कि अगर मैंने अब दोनों जगह पर कदम अलग अलग है, एक जगह पर मुझे 2 कदम चलना है, दूसरे में 4 कदम चलना है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ही अलग अलग हो गया D2C और D2H का, तो हम क्या बोल सकते हैं? करंट सेम डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो डी पॉइंट और ई पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम है बच्चों, क्योंकि दोनों की जगह से सेम ही रास्ते पर हम जा रहे थे 3-3 कदम। तो अब ई पॉइंट को देखें, तो ई पर कितना करंट आ रहा है? x करंट आ रहा है। अगेन E2 कहां पर पहुंचना है? B पर। कितने रास्ते? 2। सो E2F 1 और 2 कदम हुए। EH 1, 2, 3, 4, अगेन 1, 2 और 4 कदम हुए। डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर पोटेंशियल सेम था और यहाँ से 2 कदम लग रहे हैं। तो जैसे डी टू बी पहुंचने के लिए 2 कदम में y करंट लिया, तो इसमें भी मैं कितना लूंगा? y। मुझे मालूम है आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सर इसमें से y क्यों लिया, इसमें लिया, इसलिए क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोला कि डी पॉइंट और ई पॉइंट, डी पॉइंट से बी पर पहुंचना है 2 कदम, ई पॉइंट से इस तरह से जाऊंगा 2 कदम, मतलब करंट दोनों में सेम। कितना? यहाँ पर y। तो अब ये x भेजा था, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस y। कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस y। तो अब ध्यान से देखो कि h पॉइंट पर ये x माइनस वाई, D2H, E2H, x माइनस वाई। सो फाइनली ये दोनों मिल जाएंगे। इट्स हाउ मच? 2 into x माइनस वाई। सिमिलरली बच्चों अब हम बात करें तो ये सारा करंट, अब ये यहां पर कितना है? y। यहां पर से अगर हम देखें तो और कोई करंट नहीं है। G पॉइंट की बात करें, चलो G पॉइंट, ओके, तो G पॉइंट में ये 2 into x माइनस वाई करंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 into x माइनस वाई आ रहा है। G पॉइंट से कहां तक पहुंचना है? B पॉइंट तक। तो G2B में ये 1 कदम 2 कदम, इस साइड से आऊंगा 1 कदम 2 कदम, सेम हुआ, तो करंट सेम डिवाइड होगा। 2 into x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई इधर, x माइनस वाई इधर। अगेन x माइनस वाई ए पॉइंट पर पहुंचा, y आ रहा है, यहाँ से x माइनस वाई आ रहा है। सो इट्स फाइनली x। अगेन G2C में जा रहे हैं, कितना करंट आया? x माइनस वाई। और D2C कितना आ रहा है? y, यहाँ से y आ रहा है। सो फाइनली x माइनस वाई, y कितना हो जाएगा? x। यहाँ से भी x आया, ये भी x आया, फाइनली कितना हो गया बच्चों? 2x। कितना भेजा था? इसमें कितना भेजा था? I मतलब 2x। कितना भेजा था? 2x। सर्किट में वापस जहां पर से करंट निकल रहा है, नेट करंट इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आया? 2x। बस ये आपका क्रॉस वेरिफिकेशन का एक सिंबल है। ओके, अलर्ट है, आप बोल सकते हो कि यहाँ से आप हर बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जितना भेजा है उतना आना चाहिए। सो नाउ अगेन एक और चीज है, हम हर बारी बारी कर ही देते कि मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये सारे झमेले का रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R डैश है। इसको ईएमएफ ई के साथ कनेक्ट किया,
और अब इसमें इस सर्किट में हमने करंट बोला था 2x, तो चलो 2x फ्लो करने देते हैं। मतलब इस ईएमएफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं, इट्स 2x इंटू आर डैश बच्चों, 2x इंटू आर डैश। सो नाउ अब कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो इसको, तो मुझे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। सो 2 क्लोज लूप तो लेनी ही पड़ेगी, ये बात तो फाइनल है। तो चलो एक क्लोज लूप कंसीडर करो, आपको जो मजा है वो करो, 2 लूप है तो एक में ले रहा हूं ई एफ जी एच ई, ये भी ले सकते हो, बाकी सी डी एच ये कोई भी ले सकते हो। मैं कौन सी ले रहा हूं, ई एफ जी एच ई क्लोज लूप। ध्यान से देखो कौन सी ली, ई एफ जी एच ई, ये क्लोज लूप अभी मैंने कंसीडर की हुई है। सो नाउ ई एफ जी एच ई क्लोज लूप में ई टू एफ जाना है पहले, तो वाई इंटू आर, और ये एक्स देखो एफ टू जी जाऊंगा, एक्स माइनस वाई करंट मेरे सामने आ रहा है, मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, तो माइनस लेना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है कि पानी का फ्लो आ रहा है, उसके ऑपोजिट चलोगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली करंट सामने आ रहा है और आप उसके ऑपोजिट चलोगे तो कम हो जाएगा, मतलब माइनस लेना है पोटेंशियल। सो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आर, एक्स एंड वाई बोथ आर स्टैंड्स फॉर करंट। सिमिलरली जी टू एच जाना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। सो जी टू एच में अगेन करंट सामने आ रहा है, सो इट्स माइनस 2 into x minus y r, again H2E, again सामने करंट आ रहा है, so minus x minus y into r is equal to 0। अगेन वापिस उसी पॉइंट पर आ गए ना। so अब x minus y r, 2 into x minus y r, x minus y r, so मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 plus 1 3 4 minus 4 into x minus y r is equal to 0। पूरा टर्म से एडी कर दिया, तो वाई आर माइनस 4x r माइनस माइनस प्लस 4y r इज इक्वल टू 0। सो बच्चों मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 5y r इज इक्वल टू 4x r चल बचा, सो y इज इक्वल टू 4/5x, ये हमें मिला y। अब y मिल गया बच्चों, तो अब मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, नाउ ईएमएफ ई इज इक्वल टू 2x इंटू आर डैश, ये फॉर्मूला है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, y और x का रिलेशन मिला है। सो ईएमएफ ई 2x इंटू आर डैश है, तो ईएमएफ ई का सिर्फ एक ही इक्वेशन है, मतलब दूसरी लूप लेनी बाकी है, मैं ये बोल रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक ही लूप ली ना हमने, तो दूसरी लूप कौन सी लेनी है, जिसमें ईएमएफ ई कवर हो। ऑलवेज आपका यही ट्राई रहना चाहिए कि जब भी 2-3 लूप की बात हो, ईएमएफ ई वाली लूप तो एक कंसीडर करनी है, कोई भी कंसीडर कर सकते हो, आपको जो मन चाहे। तो मैं कौन सी कंसीडर कर रहा हूं, नाउ क्लोज लूप ए डी, ध्यान से देखना, ए डी सी बी ई ए, जहां से शुरू करो वहां पर वापस आना है, ए डी सी बी ई ए। सो ए टू डी दैट इज एक्स आर, डी टू सी दैट इज वाई आर, सी टू बी दैट इज एक्स आर is equal to negative to positive मतलब e। so xr plus xr that is 2xr plus yr, और EMF E की जगह पर मैं रख सकता हूँ 2x into r dash, because EMF E is equal to 2x into r dash। काफी सिंपल चीज है बच्चों। so 2xr plus yr, एक x के फॉर्म में दूसरा y के फॉर्म में, इसका थोड़ा सा अच्छा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 2xr plus y की जगह पर 4x/5r, y की जगह पर 4x/5 रखा, सो इट्स 2x इंटू आर डैश। सो x अब हर एक में है, तो x चला गया, हर एक में दिख रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। सो 5 2 10 प्लस 4 दैट इज 14/5r इज इक्वल टू 2 इंटू आर डैश। सो फाइनली आर डैश इज इक्वल टू 2 7 मतलब 7/5r 1.4। अब स्मॉल r जितना भी दे, 1 ओम बोला है हर एक साइड का रेजिस्टेंस, तो 1 रख दो, 2 बोला है तो 2 रख दो। इट्स शॉर्टकट फॉर्मूला to find out effective resistance of adjacent side of cube when there is no resistance between that particular side। कि ए और बी में कुछ वायर कनेक्ट ही नहीं किया, 11 वायर के लिए हुआ है। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूं कि आज का थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो ये क्यूब है उसमें ए बी को अगर कनेक्ट कर दूं, ओके, मतलब चलो बना ही देता हूं वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब ऐसे आपको सपोज दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं अब हमें,
ऐसे दिया है। अब ये AB वायर भी दिया हुआ है बच्चों, इसके बीच में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखो यहाँ पर वायर नहीं था कुछ भी, ओके 11 ही वायर थे, फिर एडजेसेंट साइड का बोला था, एडजेसेंट पॉइंट का, वर्टाइसिस का। अब वायर दिया है तब तो हमें इतना मालूम है बच्चों कि लाइक मैं A पॉइंट से शुरू करूं तो ये ऊपर वाला अगर ये वायर नहीं होता, अगर ये वायर नहीं होता तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, तो हमने अभी फाइंड किया 7R/5 था इस झमेले का। अब AB वायर है, रहने दो, उसका रेजिस्टेंस R है कि यहां से कितना करंट हमने भेजा था उस टाइम पर 2x, तो वो यहाँ पर 2x तो चला गया। तो अब समथिंग करंट हम प्लस कितना कर देते थे, y कर देते, तो इसकी जरूरत नहीं है अब करंट की, अगर आप ये समझ गए हो प्रॉपर्ली तो करंट को अभी कंसीडर ना करो, ओके, वरना आप कंफ्यूज हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको समझाने में। सो अब A पॉइंट के अगर ये वायर नहीं था तो 7R/5 है, वायर है, तो हमें इतना मालूम पड़ा कि अगर करंट आएगा तो दो रास्तों में डिवाइड होगा, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सो इट्स 1/R डैश इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर R डैश इज इक्वल टू R1R2 बाय R1 प्लस R2, ये भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। चलो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं कि R डैश इज इक्वल टू क्या आएगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ध्यान से देखना, इट्स 7R/5 इंटू R बाय R1R2, ये आप जानते हो, बाय 7R/5 प्लस R, सब इसका एलसीएम लेना है। सो इट्स इन न्यूमरेटर 7R²/5 बाय 5R प्लस 7R, दैट इज 12R/5, 5 गया, एक R गया, सो इट्स अवर आंसर, फाइनली इट्स 7R/5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, नहीं एक मिनट, कुछ गलती है, 12 है ना, या यस इट्स 12, 5 तो कैंसिल हो गया है, ओके, सो इट्स 7R/12। सो बच्चों ये जो लास्ट वाला केस है ये सारे शॉर्टकट्स है, बी केयरफुल, ओके, सारे शॉर्टकट्स हैं और बोर्ड में पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें लास्ट वाला जब भी ये केस हो ना तो आप पहले ऐसे दिखा दो, फिर इसमें पैरेलल लगा दो और फाइंड कर लो, और ये याद भी रखने एमसीक्यू के लिए सारे केस, ओके। तो ये हो गया कि उसका जब भी ये साइड दिया हो तब एडजेसेंट साइड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये काफी आसान तरीका है यहाँ से निकालने का। तो बच्चों ये काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज आज हमने डिस्कस की है। ये चीज आपको कब आएगी, हो सकता है अभी वीडियो देखते वक्त शायद आ जाए, ओके, ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन आप अपनी साइड से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सोचो कि ये मैंने जो कदम थियरी बोली कि ये इतने कदम चल रहा हूं, इतने कदम चल रहा हूं, आप देखे भी ना बनाओ इसमें कि यहां से कितने कदम चाहिए, यहां पर सेम कदम चल रहे हैं तो उस दोनों पॉइंट का लाइक D2 यहां पर D पहुंचना है, E2 B पहुंचना है, दो रास्ते हुए, मतलब इन दोनों पर सेम पोटेंशियल है, ऐसे आप अपने तरीके से सोचो, ओके। ये सारे क्वेश्चन फिर से 2-3 बार अपने तरीके से करो, कुछ दिनों के इंटरवल में, आज किया तो फिर 2-3 दिन बाद करो, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप भूल नहीं गए हो ना, क्योंकि एक बार प्रॉपर्ली समझ गए तो आप आजीवन नहीं भूलोगे, ये गारंटी है, ओके। सो दैट्स इट। सो बच्चों आज अभी यहाँ पर ही रुकते हैं हम, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए स्पेशली। सो थैंक यू।